आज हम चैप्टर 4 के अंतर्गत आरंभिक नगर, जिसमें मेनली हड़प्पा सभ्यता है, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इस हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करने से पहले हम इतिहास को क्लासिफाइड कर रहे हैं 3 भागों में। नंबर 1 इतिहास, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जहां पर ना तो लिखा गया है ना तो पढ़ा गया है। आद्य ऐतिहासिक जहां पर लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक जहां लिखा गया है पढ़ा भी गया है। इन दोनों प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में मेनली हम पुरातत्वविदों पर ही निर्भर रहते यहां के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अभी तक जो 3 चैप्टर था वो प्रागैतिहासिक काल का था। जो चैप्टर 4 है वो ये हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। यानी ये लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। यहां पर लिपि थी, बास्टोफेडन लिपि, हिंदी में गौमूत्रिका, लेकिन उसका उद्वाचन अभी तक नहीं हो सका। यदि उद्वाचन हो जाता है तो संभव है बहुत से रहस्यों से पर्दा उड़ जाएगा, जैसे इसके उद्भव के कारण, जैसे इसके अवसान के कारण, और सारी की जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। दुनिया की महानतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आज से 4700 वर्ष पूर्व फली फूली, जिसके कुछ भाग, कुछ साइट्स वर्तमान पाकिस्तान में, कुछ साइट्स भारत में पाए जाते हैं, मिले हैं। भारत में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, इन सब जगहों पे पाए गए हैं। सर्वप्रथम इसका पता सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने लगाया 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है उसका भी हम एक इंडेक्स बना देते हैं, फिर एक एक पॉइंट को हम विस्तार से अभी अध्ययन करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, क्या है हड़प्पा सभ्यता, क्यों नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। पाकिस्तान में पंजाब के रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं साइड में एक साइट का पता लगाया गया। उस समय खुदाई हुई वहां पर और उस जगह का नाम था हड़प्पा। और उस हड़प्पा के नाम पर जितनी भी साइट्स हैं पूरा का पूरा, हालांकि यार साइट्स के नाम अलग अलग हैं, जैसे कालीबंगा, सुरकोटदा, धौलावीरा और आलमगीरपुर, सब साइट्स के नाम अलग अलग हैं, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता को क्योंकि सबसे पहले यहां पर ये खुदाई हुई थी, इस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब आते हैं सेकेंड। हाँ, एक बात और बताना जरूरी यहां पर, यह सभ्यता मेनली नगरी सभ्यता थी और अति विकसित सभ्यता थी। जितने भी पॉइंट्स आप यहां पे देख रहे हैं, नगरों के ही पॉइंट्स दिखलाई पड़ रहे होंगे, ग्रामीण बिंदु इसमें नहीं दिखलाई पड़ रहे होंगे। नगर कैसे थे, किस रूप में थे, सारे डिटेल्स यहां पर अवेलेबल करा दिए गए। आइए हम नगरों की विशेषता पर चर्चा करते हैं। नगर 2 भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में आप देखेंगे कि ये छोटा था लेकिन ये ऊंचाई पे बना हुआ था, और पूर्वी भाग जो है वो नीचे था लेकिन बड़ा था। अब इस भाग को पश्चिमी भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और ये सब एक परकोटे से, पक्की ईंटों से घिरे हुए थे। अब हम आते हैं, मोहनजोदड़ो से एक बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है।
बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो लिख देते हैं, मोहनजोदड़ो बृहत स्नानागार। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये सभी में कि बृहत स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। अब इसकी एक खासियत और भी है इस बृहत स्नानागार की, इसमें खाली दो तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं, इधर मान लीजिए सीढ़ियां लगी हुई हैं, और इसमें पानी भरने के लिए बगल में कुएं से पानी भरा जाता था, कुएं से इसमें पानी भरा जाता था। और इसकी जो नीचे का जो हिस्सा है पानी रिसने न पाए, चारकोल से लेपित कर दिया गया था कि पानी निकलने न पाए। ये आपका, और इसको दुनिया का महानतम आश्चर्य भी माना जा रहा था। उस समय के पुरातत्वविदों ने कहा ये दुनिया का महानतम आश्चर्य है बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का। ये मोहनजोदड़ो की विशेषता हो गई। एक साइट है कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से यज्ञ कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, यहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से यहां से बड़े बड़े भंडार गृह भी प्राप्त हुए हैं, यानी अनाज वहां पर रखा जाता था और फिर उसमें स्टोर किया, जैसे आज भी स्टोर किया जाता, हम लोग स्टोर करते हैं अनाज, वैसे वहां भी भंडार गृह थे और अनाज स्टोर किया जाता था। कालीबंगा एक साइट है जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से यज्ञ कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यज्ञ कुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, नगरीय जीवन। नगरीय जीवन में प्रत्येक घर लगभग अधिकांशतः 2 मंजिला हुआ करता था। आज भी 2 मंजिला, 3 तो ज्यादा मंजिले के हुआ करते हैं, 2 मंजिला हुआ करता था उस समय। और प्रत्येक घर के अंदर एक आंगन हुआ करता था। अधिकांश घरों में स्नान गृह हुआ करते थे। उस स्नान गृह के, उस आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। उसमें नाली की व्यवस्था थी। वो नाली आपकी जाती थी बाहर की सड़क की नाली से जुड़ जाती थी, जो कि एक मेन होल से अटैच हो जाता था। फिर ये पूरी की पूरी जो नाली है वो सीधे एक बड़े से गड्ढे में जाके गिर जाया करती थी। और जो सड़क हुआ करते थे वो बिल्कुल समकोण पर हुआ करते थे, 90 डिग्री पर, और इनके किनारे किनारे ही नालियां रहती थी। आज भी हम लोग देखते हैं कि किनारे किनारे पर, सड़क के किनारे किनारे नालियां बनी रहती थी। ये इनका नगरीय जीवन हुआ। अगले हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, नगर और नए शिल्प। यहां पर एक मेन शिल्पकला की एक बहुत बड़ी विशेषता पाई जाती है, मनके बनाना, बाट बनाना, फलक बनाना, सोना चांदी तांबा इत्यादि से आभूषण बनाना। ये सब यहां की प्रमुख नए नए शिल्प से ये प्रमुख विशेषता पाई गई है। सूत काटना तकली के द्वारा, वो तकली फ्यांस की बनती थी। फ्यांस एक आर्टिफिशियल चीज है जिसको उसको तकली, उसी का तकली बनाया जाता है और उसी तकली से, अब इसका मतलब यह है कि सूत भी उस समय रहा होगा, यानी कपास भी उस समय रहा होगा। जैसा कि हमें साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से आज 7000 ईसा पूर्व कपास के साक्ष्य मिले हैं, यानी वहां पर सूत कपास की खेती हुआ करती थी। पत्थर तराशना, मनके बनाना, मुहरे बनाना और मुहरों पर जानवरों का उकेरन डालना, ये सब काम किसी मूर्तिकार के हुए हो सकते हैं। यानी मूर्तिकार उस समय उस नगर में विद्यमान था। अब आगे हम बढ़ते हैं, कच्चे माल की खोज। कच्चा माल भाई क्या होता है? ऐसा माल जो कि प्राकृतिक रूप से ही अवेलेबल हो, उसे कच्चा माल कहते हैं। जैसे उस समय के लोग कच्चा माल बाहर से मंगाया करते थे, जैसे कर्नाटक से वो मंगाते थे सोना, टिन मंगाते थे अफगानिस्तान से, बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे ईरान गुजरात से। ये सब उनके बाहर से आयात होते थे। इससे ये तादात्म्य स्थापित किया गया, इनके व्यापार भी रहे होंगे, व्यापार बाड़ी भी रहा होगा। जब भाई यहां के लोग वहां जाते थे, वहां के लोग यहां जाते थे, तो ट्रेड कुछ ना कुछ डेवलप कंडीशन में होगा, तभी तो ये वहां से यहां आता जाता रहा होगा। और कैसे लाते होंगे, कुछ ना कुछ देते होंगे। जैसे आज हम लोग कुछ सामान खरीदना हुआ तो हम पैसा देके खरीदते हैं, तो उस समय भी कुछ ऐसे मुहरें चलती थी। ये मुहर वहां पे चलती रही होगी, वहां की मुहरें यहां चलती रही होंगी।
तो ये व्यापार का एक एग्जाम्पल आपके सामने है। अगली हेडिंग पर हम बढ़ते हैं, भोजन। इनका भोजन क्या था? धान, गेहूं, जौ, मटर, तिल, ये सब इनका भोजन हुआ करता था उस समय। पशुपालन भी करते थे, पालते भी थे, गाय भैंस भेड़ बकरी सब पालते थे, शिकार भी करते थे, इनका भोजन हुआ करता था। खेती भी करते थे, पानी का संचय भी करते थे। इसके सारे के एग्जाम्पल मिले हुए हैं, सारे के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब कालीबंगा से आप जानेंगे, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। इससे पता चलता है कि वहां पर खेती भी हुआ करती थी। हल के भी साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के हल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो एकदम क्लियर हो गया भाई मामला कि वो खेती करते थे और ये सब अनाज उपजाते थे। आगे हम चलते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन धौलावीरा का करते हैं। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। मनहर और मानसर नदियों के बीच में है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में नहीं था, हमने अपनी तरफ से इसको पुट किया क्योंकि आईएएस में पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी फिर रिपीट मार सकता है। सामान्यतः जो हड़प्पा के साइट्स हैं 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन ये 3 भागों में विभक्त था और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी, बहुत बड़े प्रवेश द्वार लगे हुए थे। ये धौलावीरा की मेन विशेषता थी। यहीं पर गुजरात में ही हम आ जाते हैं, एक साइट है लोथल, वहां पे हमें गोदीबाड़ा या डाकयार्ड प्राप्त हुआ है, बंदरगाह प्राप्त हुआ है। यानी उस समय के जो नाविक थे उनको पता था कि कब हमको यहां पर अपनी नाव को लैंड कराना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। यानी वो ज्वार भाटा की भी उनको जानकारी रही होगी, तभी तो अपनी नाव किनारे पे लगा सकते हैं। 24 घंटे में ज्वार भाटा आता भाई, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये उनके साइंटिक का परिचय का भी एक माना जा सकता कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ जानते रहे होंगे। अब आगे हम चलते हैं, जिस प्रकार से इस सभ्यता के उद्भव के कारण भिन्न भिन्न हैं, ठीक उसी प्रकार इस सभ्यता के अवसान के कारण भी भिन्न भिन्न हैं। किसी भी एक नतीजे पर अभी तक पहुंचा नहीं जा सका है। जैसे कुछ लोगों ने कहा यह सभ्यता प्रशासनिक शिथिलता की वजह से नष्ट हुई, जॉन मार्शल। कुछ ने कहा बाह्य आक्रमण के वजह से सभ्यता नष्ट हुई, व्हीलर। कुछ ने कहा मलेरिया से सब नष्ट हुए। कुछ ने कहा सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया। कुछ ने कहा कि पूरा जल प्लावन ही हो गया। लेकिन किसी भी एक नतीजे पर आज तक पुरातत्वविद नहीं पहुंच सके हैं, जब तक कि इसकी लिपि, जिसको कहा गया है, इसकी लिपि है बास्ट्रोफेडन। इंग्लिश में जानिए, हिंदी में इसको गोमूत्रिका कहा जाता है। इसकी लिप का नाम है बास्ट्रोफेडन लिप। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब तक इसकी लिप का उद्वाचन नहीं हो जाता तब तक हम इसके उद्भव और अवसान के एकदम सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, कल एक नए चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर 5 होगा। धन्यवाद।